गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कल तक तो हमने पढ़ा तत्व और तत्व में भी हमने पढ़ा धातु, तत्व के प्रकारों में। अब तत्व के दो प्रकार बाकी थे जो आज हम पढ़ रहे हैं, अधातु और उपधातु। अधातु का मतलब क्या होता है? अधातु का मतलब होता है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्लियर है? तो अधातु का मतलब क्या है? अधातु का मतलब है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? अधातु कहलाते हैं। क्लियर है? तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे मान लो ये ई है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? ई माइनस बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? ई माइनस बनाएगा। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ई माइनस बनाएगा, तो ये जो ई है, ये ई कहलाएगा अधातु। तो अधातु का मतलब क्या है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते। क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो अधातु होते हैं, उन अधातुओं के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्या बोला मैंने? उन अधातुओं के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और जब उन अधातुओं के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो अधातुएं ना तो विद्युत की चालकता प्रदर्शित करती हैं, ना ही ऊष्मा चालकता प्रदर्शित करती हैं, और ना ही अधातुएं के अंदर चमक पाई जाती है। क्लियर है? केवल ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसमें उनमें एक चमक पाई जाती है और वो विद्युत और ऊष्मा दोनों की अच्छी चालक होती है। तो अधातुओं में ना तो चमक पाई जाती है और ना ही विद्युत व ऊष्मा की चालकता पाई जाती है। क्लियर है? ये दोनों ही चीज नहीं पाई जाती किसके अंदर? अधातुओं के अंदर। केवल जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। और जब ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत चालकता, ऊष्मीय चालकता व चमक उत्पन्न करता है। तो आपने देखा होगा जो पेंसिल की अंदर जो रॉड आती है कार्बन की, वो ग्रेफाइट की होती है। और वो ग्रेफाइट की रॉड में एक चमक तो होती है, साथ में वो विद्युत की और ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक होती है। तो वो है ग्रेफाइट। तो ये इकलौता अधातु है जो विद्युत चालकता व ऊष्मीय चालकता प्रदर्शित करता है, जिसका नाम है ग्रेफाइट। वो भी क्यों? मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। किस कारण भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। बाकी किसी भी अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, और नहीं होते तो विद्युत व ऊष्मा का कुछ चालक होता है और उनमें कोई चमक नहीं पाई जाती। हम बात करते हैं उपधातु की। उपधातु का मतलब होता है वे तत्व जो धातुओं और अधातुओं के मध्य में गुण प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। क्लियर है? मतलब इनके जो गुण हैं वो धातुओं और अधातुओं के मध्य में पाए जाते हैं, तो इन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे कौन कौन सी है? बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया। तो उपधातुओं को पहचानने का तरीका है जो अपने पी ब्लॉक के तत्व हैं वहां पे आ जाइए। जैसे बैंगन, आलू, गोभी, इंथैला, फिर हम आगे काजोल सी, गैली, संघ, फिर उदेबा, फिर आगे अपन नाना पाटेकर, ऐसे शब्दलेन, फिर ओ स्टाइल से, टीपो, फिर कल बाहर आएगी आंटी, और यहाँ पर आ गया है ना आगर कर 0 रन। अब हम यहाँ पर देखें कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, मतलब कौन धातु है, कौन
उपधातु है। क्लियर? उपधातु क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स कहते हैं। कौन उपधातु हैं और कौन अधातु हैं वो देखते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखो यहाँ पीरियोडिक टेबल में एक तो आते हैं एस ब्लॉक के तत्व, शुरू में 2 वर्ग आते हैं, फिर आते हैं डी ब्लॉक के तत्व, तो लास्ट में आते हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो एस ब्लॉक के तत्व में केवल हाइड्रोजन अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है, बाकी सभी तत्व धातु है। डी ब्लॉक में सारे तत्व धातु है, और नीचे आता है एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक में भी सारे तत्व धातु है। अब एक इकलौता ब्लॉक ये बच गया पी ब्लॉक। ये ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु, धातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, उनमें पहचान बनाने के लिए एक बोरॉन से विकर्ण खींचते हैं। तो हमने यहाँ बोरॉन से विकर्ण खींचा, तो ये विकर्ण ऐसे आया। इसमें साथ साथ हमने 2 एलिमेंट और ले लिए, एक ये पोलोनियम ले लिया। ये दोनों तो रेडियो एक्टिव है, पोलोनियम और एस्टेटिक। इनको तो आप लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इस डायगोनल पे आ रहे हैं, इस विकर्ण पे आ रहे हैं, उस विकर्ण पे वाले को तत्वों को तो कहा अपन ने उपधातु हैं। क्या कहा अपन ने? उपधातु हैं। और इधर वाले को अपन ने कहा अधातु हैं। क्या कहा? जो दाईं ओर आ रहा है वो अधातु हो गई, और जो बाईं ओर आ रहा है वो धातुएं हो गई। तो यहाँ पर देखो उपधातु कौन कौन सी है। उपधातु जो है वो आपके एक तो बोरॉन है, एक सिलिकॉन है, एक आर्सेनिक है, एक जर्मेनियम है, एक एंटीमनी है, एक टेलुरियम है, और पोलोनियम और एस्टेटिन। तो पोलोनियम एस्टेटिन रेडियो एक्टिव है, आप इनको कंसीडर करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेन उपधातुएं कौन कौन सी हो गई? बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी एंड टेलुरियम। क्लियर है? ये मेन उपधातुएं हो गई। क्लियर? अब अधातु की बात करें तो अधातु इधर जो था एस ब्लॉक में वो तो केवल हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फिर आपके फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके साथ साथ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये सब अधातुएं हैं, और इन सभी तत्वों को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व बचते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में वो सारे के सारे धातु हैं। इसका मतलब जो पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे तत्व जो हैं वो धातु हैं, अधिकांश तत्व धातु हैं, और कुछ तत्व उपधातु हैं और कुछ तत्व अधातु। क्लियर है? उनको पहचानने के लिए ये तरीका है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में यहाँ बोरॉन से एक विकर्ण जा रहा है, इस विकर्ण के दाईं ओर सारे अधातु हैं और बाईं ओर सारे धातु हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। बाईं ओर सारे धातु हैं, किसको छोड़कर? हाइड्रोजन छोड़कर। और इस विकर्ण पे जो तत्व आ रहे हैं वो सब उपधातु हैं। क्या है वो सब? उपधातु हैं। अब हम बात करें कि कौन कौन से सॉलिड हैं, ये तो पहचानने वाले हैं धातु कौन है, उपधातु कौन है और धातु कौन है। अब अपन बात करें कौन कौन से तत्व ठोस हैं, कौन से तत्व गैस हैं और कौन से तत्व द्रव हैं। तो अधिकांशतः इस पीरियोडिक टेबल में, इस आवर्त सारणी में अधिकांश से तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो हम कैसे याद करेंगे कि सर कौन कौन से तत्व ठोस हैं, कौन कौन से गैस हैं, कौन कौन से द्रव हैं? तो मैंने कहा कि आपको अधिकांश से तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और कुछ तत्व गैस और कुछ तत्व द्रव में पाए जाते हैं। तो सबसे बढ़िया ये है कि जो तत्व द्रव में पाए जाते हैं और गैस में पाए जाते हैं उनको याद कर लीजिए, बाकी जो बचता है वो सारे तत्व क्या है? आपके ठोस है। तो द्रव अवस्था में कौन कौन से पाए जाते हैं? इस पर कमरे के ताप की बात कर रहे हैं अपन, कमरे के ताप पर। और कमरे का ताप कितना होता है बेटा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मानक ताप। क्लियर है? ये मानते हैं। तो द्रव अवस्था में कौन कौन पाया जा रहा है? लिक्विड अवस्था में धातुओं में तो मरकरी है, मतलब पारा है, और अधातुओं में ब्रोमीन है। ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर? और जो गैस अवस्था है, गैस अवस्था में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? द्रव में तो फिक्स है ना भाई, धातु में तो कौन है? मरकरी, और अधातु में कौन है? ब्रोमीन। अब गैस अवस्था में कौन कौन से पाए जाते हैं? धातु तो कोई सी पाई नहीं जाती, अधातु में पाई जाती है। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, आपके क्लोरीन हो गया,
और फिर आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन हो गया। क्लियर? तो ये सभी जो हैं वो गैस हैं, ये दो द्रव हैं, और इन सबको छोड़ दें तो बाकी सब ठोस है। क्या है बाकी सब तत्व? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो अब हमको पीरियोडिक टेबल में याद करना है कौन से तत्व ठोस है, कौन से द्रव है। तो आप गैस और द्रव को याद कर लो, बच्चे कुछ सारे ही ठोस के लाएंगे। कोई दिक्कत है तो आप बताइए, है क्या भाई? कोई दिक्कत है क्या? तो ये हैं आपके ठोस, द्रव और गैस। क्लियर? अब सब बात आती है कि सर इस प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। और जब मात्रा की बात कर रहे हैं तो मात्रा जो प्रकृति का मतलब भूपरपटी, भूपरपटी का मतलब क्या होता है? भूपरपटी का मतलब होता है जल, थल और नभ। मतलब हमारे जो पृथ्वी के चारों तरफ का वातावरण है और पृथ्वी, वो कहलाती है भूपरपटी। क्या कहलाती है? भूपरपटी। ठीक है? तो भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है भाई? ऑक्सीजन पाया जाता है। भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन, SI, और फिर पाया जाता है एल्यूमिनियम। क्लियर है? तो जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मुक्त व संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे मुक्त अवस्था में तो ये वायुमंडल जो है, उस वायुमंडल का 21% पार्ट है आयतन के हिसाब से। तो इस वायुमंडल का जितना आयतन है उसका 21% आयतन जो है वो ऑक्सीजन का है। क्लियर? जल में टोटल 88.89% ऑक्सीजन है। मतलब इस जल का जितना भार है उस भार का 88.89% ऑक्सीजन है। ऐसे ही जो मिट्टी है, मिट्टी का मतलब क्या है? SiO2। SiO2 में भी ऑक्सीजन पाया जा रहा है। तो इस तरीके से टोटल जो ऑक्सीजन पाया जाता है पूरी भूपरपटी पर वो लगभग 46% है। जितनी इस भूपरपटी का भार है उस भार का 46% पार्ट जो है वो ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन इस भूपरपटी पर, भूपरपटी का मतलब हमारी जमीन, हमारे चारों तरफ की हवा मतलब वातावरण, और जल, जितना भी समुद्रों में उपस्थित जल है, समुद्र में, नदी में, तालाब में जो भी जल उपस्थित है, वो जल, उन सबको हम कहते हैं भूपरपटी। तो उसमें सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। फिर कौन पाया जा रहा है? सिलिकॉन। और फिर कौन पाया जा रहा है? एल्यूमिनियम। तो यदि अपन देखें तो एल्यूमिनियम तो धातु है, सिलिकॉन जो है वो उपधातु है, और ऑक्सीजन जो है वो अधातु है। अब यदि देखो यहाँ 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या है कि भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। क्या है भाई? ऑक्सीजन। दूसरा है कि सर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है धातु। तो उपधातु कौन सी है? सिलिकॉन है। और अधातु कौन सी है? ऑक्सीजन है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो तीनों का अलग अलग भी पूछ सकता है। तो क्लियर है? ये भूपरपटी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? सिलिकॉन। सॉरी, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्लियर? और अधातु कौन है? ऑक्सीजन। धातु कौन है? एल्यूमिनियम। और उपधातु कौन है? सिलिकॉन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब आती है बात ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो है हाइड्रोजन। कौन है वो? हाइड्रोजन। क्लियर? सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड का मतलब पूरा यूनिवर्स, जो भी ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, वो अधिकांश से किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से बना हुआ है। क्लियर? और उसके बाद फिर पाया जाता है, हाइड्रोजन के बाद पाया जाता है हीलियम, और बाकी के जो तत्व है वो यहाँ पे अदर्स है।
जो लगभग ये दोनों मिला के पूरे ब्रह्मांड का 99% पार्ट बनाते हैं। कितना हिस्सा बनाते हैं? 99% हिस्सा बनता है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर, और बाकी अदर एलिमेंट जो बाकी के बच गए एलिमेंट, उन तत्वों से 1% हिस्सा बनता है उस पूरे ब्रह्मांड। कोई कंफ्यूजन? चलिए, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। उसके बाद कौन है? हीलियम, बाकी अन्य। और भूपर्पटी, भूपर्पटी का मतलब हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। संयुक्त अवस्था या मुक्त अवस्था में? संयुक्त अवस्था में तो ये रहा ना भाई, जल, मिट्टी वगैरह इनमें सब पाया जा रहा है, और मुक्त अवस्था में वायुमंडल में ऑक्सीजन के रूप में है ये। तो ये आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बात करते हैं यौगिक की। यौगिक का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में से कहते हैं हम कंपाउंड्स। तो यौगिक का मतलब होता है वे शुद्ध पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। क्या बोला मैंने? वे शुद्ध पदार्थ, वे शुद्ध पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक, वे शुद्ध पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। किसमें होते हैं भाई? एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? यौगिक कहलाते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या कहा? यौगिक का मतलब क्या है? वे शुद्ध पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, मतलब एक से अधिक प्रकार का परमाणु होगा। जैसे आपने लिया जल, जल में क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 2 तत्व हो गए, 2 परमाणु हो गए 2 प्रकार के, तो ये यौगिक है। आपने लिया CO2, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, 2 प्रकार के परमाणु हो गए, तो ये यौगिक है। आपने लिया है SO2, यहाँ 2 प्रकार के परमाणु हो गए, तो ये यौगिक है। आपने यहाँ लिया है SO3, इसमें 2 प्रकार के परमाणु हो गए, तो ये यौगिक है। आपने यहाँ लिया CH4, 2 प्रकार के परमाणु, तो यौगिक है। आपने यहाँ लिया C6H12O6, यहाँ 2 प्रकार के परमाणु हो गए, तो ये यौगिक है। आपने H2SO4 लिया, यहाँ पर भी देखो 2 से अधिक प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए ना भाई, तो ये भी यौगिक है। लेकिन यदि आपने जैसे मान लो P4 ले लिया होता, तो यहाँ परमाणु 4 है लेकिन प्रकार 1 है, तो ये यौगिक नहीं है। क्या तत्व है? तो ये तत्व है। क्लियर? तो यौगिक का मतलब क्या है? एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, वो भी एक निश्चित अनुपात में, 2:1, 1:2, 1:2, 1:3, 1:4, निश्चित अनुपात में आ रहे हैं ना भाई, तो उन्हें हम कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं? उन्हें हम यौगिक कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर जो यौगिक है, उस यौगिक के जो गुण होते हैं वो उन तत्वों से भिन्न होते हैं जिनसे उसका निर्माण होता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला भाई? कि यौगिक के गुण, यौगिक के गुण उन तत्वों से भिन्न होते हैं जिनसे उसका निर्माण होता है, जिनसे उसका निर्माण होता है। कैसे? जैसे हमने ले लिया जल बनाया, तो जल किससे बनेगा? H2+O2 बराबर H2। तो जो जल के गुण है वो इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न होंगे। कैसे भाई? हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील गैस है। क्या है हाइड्रोजन? ज्वलनशील गैस है। और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, जलाने में सहायक है। और इसके उल्टा जल जो है वो आग बुझाने के काम आता है, आग बुझाने के काम आता है। क्लियर है? तो आप देखो जल के गुण बिल्कुल भिन्न हो गए। हाइड्रोजन ज्वलनशील है, जलाने में सहायक है। जल के अंदर कोई ना तो जलाने का गुण है ना जलने में सहायक है, बल्कि ये तो आग को बुझाने के काम आता है। तो इसे कहते हैं इनके गुण। जैसे अपन ने कहा SO2, तो SO2 के गुण जो होंगे वो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों से भिन्न होंगे। आपने कहा CO2,
CO2 के गुण जो होंगे वो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से भिन्न होंगे। आपने यहाँ ले लिया C6H12O6, तो इसके जो गुण होंगे वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न होंगे। इसका मतलब क्या है कि यौगिक के जो गुण होते हैं वो उन तत्वों से भिन्न होते हैं जिनसे उसका निर्माण होता है। तो पहले बोलिए धातु, उपधातु, अधातु और यौगिक। यौगिक में केवल सिंपल परिभाषा समझ में आई या नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्लियर है? चलिए थैंक यू। अभी हम थोड़ा छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी 10th की एग्जाम्स बाकी है। आप पहले 10th की एग्जाम पर भी कंसंट्रेट करिए ताकि अच्छे मार्क्स आ पाए, और कोशिश करिए कि इन दोनों पेपर में टोटल 200 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सके। क्लियर? थैंक यू।